मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, भाजपा में कई तरीके के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि पूरा देश जानता है, 2014 के बाद जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने हर उस नेता को, भाजपा के हर उस नेता को किनारे लगाया है जो उन्हें चुनौती देने की स्थिति में आ सके। और स्थिति यहाँ तक हो गई है कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही ठिकाने लगाया। वो आडवाणी जी जिन्होंने अटल जी की इच्छा के विपरीत जबरदस्ती नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनवाया था, और प्रधानमंत्री पद की घोषणा होने के साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी को ही निशाने पर रखा। और जैसे ही समय आया, उन्होंने सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी और उन सभी कद्दावर पुराने नेताओं को जो किसी समय भाजपा की नाक हुआ करते थे, आन बान शान हुआ करते थे, सबसे पहले उन्हीं नेताओं को नरेंद्र मोदी जी ने मार्गदर्शक मंडल में भेजकर निष्क्रिय कर दिया गया। हालांकि उस मार्गदर्शक मंडल से कभी भी परामर्श नहीं लिया गया। इसका कहीं भी हवाला नहीं मिलता कि जो मार्गदर्शक मंडल बनाया था, जिसमें 75 साल से ऊपर के भाजपा नेताओं को शामिल किया था, कभी नहीं पता चला कि कभी उनकी कोई मीटिंग हुई हो या उनसे कभी किसी मामले में परामर्श लिया गया हो। अब दोस्तों, स्थिति ऐसी आ चुकी है कि जो नए भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन किया गया है, उस मामले में भी आरएसएस नेताओं की एक नहीं चली, और जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, ना आरएसएस के नेताओं ने सोचा था, या आरएसएस के जिन नेताओं का या आरएसएस की पसंद के जिन नेताओं को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं चल रही थी, उनको कंसीडर तक नहीं किया गया। और मोदी शाह ने अपनी पसंद के एक नए से नाम बिहार के नेता को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जिसको उन्होंने बनाया है तो वो उन्हीं के इशारों पर नाचेगा। तो यहाँ पर भी अध्यक्ष के मामले में भी मोदी शाह ने अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती से अपने आप को मुक्त कर लिया है। और दोस्तों, हो भी क्यों नहीं, सब जानते हैं कि ये तो तय है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसी तरीके से आरएसएस भी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, चाहे उसको राजनीतिक संगठन माना जाए या ना माना जाए। इसके अलावा आरएसएस और भाजपा नेतृत्व यानी मोदी शाह किसी भी कीमत पर आरएसएस का वर्चस्व भाजपा पर नहीं चाहते, और मोदी शाह नहीं चाहते कि आरएसएस का डंडा उनके ऊपर चले, वो हावी हो और आरएसएस के नेता मनमानी करके का उसमें सत्ता उसमें पार्टी में या मोदी की सरकार में कोई हस्तक्षेप करें। दोस्तों, कई लोगों को मालूम होगा कि जब एक बार जेपी नड्डा जी ने आरएसएस के बारे में क्या कहा था कि अब भाजपा इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब हमें संघ के सहारे की जरूरत नहीं है। उसी दिन से ये तय हो गया था कि मोदी शाह एंड कंपनी आरएसएस को भी किनारे कर रही है, उसका भी वो हस्तक्षेप नहीं चाहती सरकार में या किसी भी मामले में। लेकिन दोस्तों, जब तक भाजपा सत्ता में है, आरएसएस के लोग भी तभी तक सत्ता सुख भोग रहे हैं। इसलिए वो चाहकर भी मोदी सरकार को हटाने के लिए कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि
समय समय पर मोहन भागवत जी कांग्रेस से कई मुद्दों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं, जिससे मोदी सरकार कई बार सकते में आई है और नैतिक रूप से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, ये कहते हुए कि मोदी साहब वो किसी भी नेता को मजबूत नहीं होने देंगे जो उनको चुनौती दे सके, और ये पिछले 10-12 साल में उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से मुरली मनोहर जोशी जी और अडवाणी जी को किनारे लगाने के यानी मार्गदर्शन मंडल में भेजने के बाद मोदी साहब ने किस तरीके से कद्दावर नेताओं को या तो साइडलाइन किया है या कमज़ोर किया है। सुमित्रा महाजन हो या आनंदीबेन पटेल हो, इनको राज्यपाल बनाकर किनारे कर दिया गया, और शिवराज सिंह चौहान जो खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे और वो आरएसएस की भी पसंद थे, उनको भी मध्य प्रदेश से लाकर केंद्र में ले आए, जिससे कि वो अलग से मजबूत स्थिति ना बना सके पार्टी में। उसी तर्ज पर वसुंधरा राजे को तो पहले ही किनारे पर लगाया हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह जैसे मुख्यमंत्रियों को भी धीरे धीरे राज्य की राजनीति से हटाकर केंद्रीय भूमिका या सांगठनिक भूमिका में लाया गया है। और सब जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के चलते मध्य प्रदेश भाजपा के लिए कितना मजबूत था, उसी तरीके से राजस्थान भी बहुत मजबूत था वसुंधरा राजे के चलते, रमन सिंह के चलते भी वही स्थिति थी। लेकिन मोदी साहब की जोड़ी ने इन सारे कद्दावर नेताओं को कमज़ोर किया और उनकी ताकत कम की, और स्थिति अब ये आ गई है कि अपने मातृ संगठन आरएसएस को भी मोदी साहब एक तरीके से ठिकाने लगा रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने ये जता दिया है कि जो कुछ भी है वो भाजपा है, और आरएसएस की दादागिरी या उसका थोपा हुआ नेतृत्व वो किसी भी स्थिति में स्वीकार करने वाले नहीं हैं। आरएसएस को सरकार में बहुत ज़्यादा दखल देना नहीं चाहिए। अमित शाह की जोड़ी यही चाहती है, और जो वो फैसले ले रहे हैं उससे ये सिद्ध हो रहा है। और कई आरोप लग भी रहे हैं सरेआम पर्दे के पीछे या सरेआम कि आरएसएस के जो संभावित बड़े नेता थे, चाहे जोशी जी हों, चाहे शिवराज चौहान हों, या जो भी, ये सब जानते हैं कि वो बड़े नाम क्या हैं। मोदी साहब की जोड़ी ने उन सबको या तो ठिकाने लगा दिया है या कमज़ोर करने का काम किया है या उनको शक्तिहीन बनाया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भाजपा में सारी शक्ति आज की तारीख में मोदी साहब की जोड़ी के पास ही है। भाजपा में या सरकार में वही होता है जो ये दोनों नेता चाहते हैं। बाकी लोगों की तो मजबूरी है, क्योंकि कोई भी नेता इस स्थिति में उन्होंने नहीं छोड़ा है कि उनको सरकार में या पार्टी में चुनौती दे सके। और दोस्तों, ये बात अलग है कि भाजपा में पर्दे के पीछे इन दोनों नेताओं के खिलाफ बगावती तेवर हैं पर्दे के पीछे, और यदि कभी भी जब भी भाजपा में कोई बगावत हुई तो भारी तादाद में लोग मोदी साहब के खिलाफ पार्टी के खड़े हो जाएंगे, सरकार के लोग खड़े हो जाएंगे, और उस दिन मोदी साहब को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। और दोस्तों, नितिन गडकरी का तो नाम सबने सुना ही है, और सब जानते हैं कि वो एक ऐसे नेता हैं जो मोदी जी के सामने ना तो झुकते हैं ना उनके दबाव में आते हैं। हालांकि नितिन गडकरी के भी पर कतरने की कोशिश बहुत की है, उनको पहले से कमज़ोर किया है, उनके मंत्रालय छीने हैं, लेकिन वो इतने कुशल हैं अपने मामले में कि जो भी एक भी मंत्रालय है उसको इन्होंने बेहतरीन तरीके से चलाया है कि सब उनके नेतृत्व की नेतृत्व को स्वीकार करते हैं कि नितिन गडकरी जी जो भी मंत्रालय संभालते हैं उसको बहुत मजबूती से संभालते हैं।
यदि नितिन गडकरी जैसे ताकतवर और कुशल मंत्री को हटाया गया तो उससे सरकार ही कमजोर होगी, कई लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन दोस्तों ये भी तय है कि जिस राह पर मोदी जी और अमित शाह जी चल रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी के अंदर और आरएसएस के भीतर अपने काफ़ी दुश्मन खड़े कर लिए हैं। और जिस दिन भी ये दोनों नेता कमज़ोर पड़े, भाजपा का ये साम्राज्य भर भरा कर गिर पड़ेगा। और कब ऐसा हो जाए कुछ पता नहीं। लोग सिर्फ रुके हुए हैं तो सत्ता की वजह से रुके हुए हैं, क्योंकि गाए बगाए सत्ता तो सुख सभी भोग रहे हैं, चाहे सरकार में मोदी शाह के विरोधी नेता हों, चाहे आरएसएस के प्रमुख हों या और आरएसएस के बड़े नेता हों। जब तक भाजपा सत्ता में है तभी सत्ता सुख सबको मिल रहा है। जिस दिन भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी तो सत्ता सुख सबका चला जाएगा, सबकी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए अपने निजी स्वार्थ के कारण मजबूरी में सब इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन मजबूरी खत्म हो गई उस दिन मोदी साहब के लिए बड़ी परेशानी होगी, और ऐसी परेशानी होगी कि उनका साम्राज्य भर भरा कर गिर पड़ेगा, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। तो दोस्तों मैंने जो ये इस मुद्दे पर आपके सामने बातें रखी, क्या आप उनसे सहमत हैं या उनमें कोई सच्चाई है? यदि आपको सच्चाई लगती है तो हमारे दर्शक हमें कमेंट्स कर कर बताएं, जिससे हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिले। क्योंकि इसमें तो दो राय है नहीं कि भाजपा में इस टाइम पूरी तरीके से तानाशाही है। लोकतंत्र तो कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि लोकतंत्र को तो उन्होंने पूरे लोकतंत्र के सिस्टम को तो उन्होंने पूरी तरीके से पूरे देश में ही कमज़ोर करने का काम किया है। जितने भी सरकारी संस्थाएं थीं उनको उन्होंने अपने कब्जे में लेकर सबको अपना पालतू बना लिया है। और चुनाव आयोग का तो मामला सबके सामने है कि किस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग को पालतू बनाकर लोकतंत्र को ठेंगा दिखाया है। तो दोस्तों ये हालात हैं देश के, और जो भी बुद्धिजीवी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं और जो लोकतंत्र के पोषक हैं और देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, वो जो मैंने बातें कही हैं उनसे सहमत होंगे। क्योंकि मोदी शाह के चलते हुए लोकतंत्र कमज़ोर होता ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और तानाशाही निरंतर देश के लोकतंत्र पर हावी होती रहेगी। तो दोस्तों ये हालात हैं वर्तमान में केंद्र सरकार के और भाजपा सरकार के। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।